भाग 2। आर्य लोगों के भारत देश में प्रवेश को कई शताब्दियां बीत गईं। कई कारणों से वे इस देश के शासक बन गए। उन्होंने अपने सेवकों को राजा के रूप में रखने का प्रयास किया। उसी बल से अपनी संस्कृति को भारत देश पर मढ़ दिया। शासन किया। अपने विरोधियों को कठिन से कठिन रूप से दंडित किया। समूल रूप से नाश करने के भी कई प्रयत्न किए। ये तो सच है कि कई जगह, अनेक संदर्भों में, कई कारणों से उन्होंने विजय प्राप्त की, परंतु अनार्य रीति रिवाज, साहित्य, संस्कृति इत्यादि आमूल रूप से नष्ट नहीं हो पाए। इन दोनों भिन्न संस्कृतियों के बीच शताब्दियों से भयानक लड़ाई चलती रही। एक ने दूसरे पर विजय प्राप्त करने के अपूर्व प्रयत्न किए। कई वर्ष बीत जाने पर भी किसी एक को भी पूर्ण रूप से विजय प्राप्त नहीं हुई। आखिर दोनों संस्कृतियों ने समय के प्रभाव के अनुरूप अपना सिर झुका लिया। लड़ाई कमजोर पड़ गई। वैषम्य समाप्त हो गए। कुछ प्रमुख सूत्रों पर दोनों के बीच समन्वय स्थापित हुआ। तब से ये दोनों भारत जाति के आंतरिक जीवन के अभिन्न अंग बन गए। इसके उदाहरण के रूप में स्वर्णपुरी के शिवजी के मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। इस संस्कृतिद्वय में अगर समन्वय न हुआ होता तो उत्तर भारत में, उसमें भी आर्यों ने सर्वप्रथम जिस भूभाग में प्रवेश किया, द्राविड़ जाति अनार्य का शव मंदिर रहना किस तरह संभव होता। सर्वप्रथम भक्ति एवं श्रद्धा की दृष्टि से महान उत्सव आरंभ होने पर भी समय के परिवर्तन के अनुरूप उनका ध्येय लक्ष्य बदलने लगा होगा। राजाओं के नियंता और निरंकुश बनकर शासन करते समय इस देवता के उत्सव उन राजाओं के मनोरंजन की क्रीड़ाओं के रूप में परिवर्तित हो गए। जो भगवान है, प्रधान है, वह अप्रधान बन गया। दूसरी ओर विलास इत्यादि ने प्रमुखता प्राप्त कर ली। उत्सव प्रारंभ होने के लिए 2 दिन ही की और अवधि है। इस बीच देश विदेश के राजा, सामंत, दंडनायक, सचिव, न्यायाधीश स्वर्णपुरी में पहुंच चुके हैं। देश देशों से प्रसिद्ध व्यापारियों ने आकर दुकानें खोल ली हैं। उत्सव का वातावरण पूरे नगर में दिखाई दे रहा है। हर जगह आनंद उत्साह उमड़ रहा है। परंतु ये सभी सारंग तो वैसे के वैसे ही हैं। ऐसे पर्व दिनों में भी उनके दैनंदिन जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तत्कालीन राजाओं में कुकुर वंशज ये स्वर्ण राजा प्रसिद्ध है। उसके अनुरूप ही उसके नेतृत्व में 4000 सारंग जाति के लोग हैं। जितने ज्यादा गुलाम उतना धनवान की मान्यता वाले उस जमाने में अपने गुलामों की संख्या में हर क्षण वृद्धि करने की चाह प्रकट करने में यशपाल की कोई गलती नहीं है। यशपाल इसके लिए भी तड़प रहा था कि अपने अपार धन दौलत के प्रदर्शन करने के साथ साथ इस गुलामी की संपत्ति का भी प्रदर्शन हो। इस सुअवसर के लिए वह कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था। आज वह अवसर आ ही गया। इसे सही तरह से उपयोग करने की कुछ तो जिम्मेदारी है न। उत्सवों को मंगल कार्य से आरंभ करना एक परंपरा है, परंतु यशपाल ने इस वर्ष उस परंपरा को बदल दिया। कई राजाओं ने ये कामना प्रकट की कि उत्सव का आरंभ गुलामों के प्रदर्शन से शुरू हो जाए। कुछ ने तो हट कर ली थी। यशपाल ने इनकार नहीं किया। उसने अपने सचिव को इसके लिए उचित प्रबंध करने का आदेश दिया। सायं प्रदर्शन स्थल जन समूह से भर गया। उच्च वर्ग के लोग राजवंश से एक सीढ़ी नीचे विराजमान हुए थे। जंजीरों से बंधे हुए सारंगों को मैदान में प्रवेश कराया गया। उनके प्रवेश से जनसमूह में हर्षोल्लास छा गया। सभी ओर से कोलाहल मच उठा। हर्ष ध्वनियों से चारों दिशाएं गूंज उठीं। वलयाकार प्रदर्शन स्थल के चारों ओर सारंगों को फिराते चलाते समय दर्शकों में से कुछ एक चिल्ला उठे। कुछ लोगों ने जोर से थूक दिया। कुछ ने तो तालियां बजाईं और कुछ ने तो मनोरंजन के लिए पत्थर भी फेंके। घने अंधकार ने मानव की आकृति को धारण किया हो ऐसे दिखाई देने वाले सारंग राजसेवकों की आज्ञानुसार एक साथ रुक गए। जनता यह नहीं जानती है कि इतनी गुलामों की संपत्ति राजवंश के पास है। साथ ही राजा भी सही अनुमान नहीं लगा पाए थे। इस दृश्य को देखकर उन्होंने यशपाल की स्तुति की। यशपाल की आज्ञा के अनुसार प्रदर्शन रोक दिया गया। गुलामों से संबंधित और एक दृश्य शुरू किया गया। इस दृश्य के लिए 2 बलिष्ठ सारंगों को पिछले 10 दिनों से खाना पीना दिए बगैर रखा गया था। वे भूख प्यास से तड़प रहे थे। रंगमंच के बीचों बीच बर्तन में खाना और कुल्हड़ में पानी रखा।
गया। पिंजरों में रखे गए दोनों सारंगों को रंगमंच पर लाया गया। राजसेवक ने उन दोनों को पिंजरों से बाहर आने दिया। उतनी दूर से ही पानी एवं खाना देखकर दोनों सारंग पिंजरे से बाहर आते ही पानी के लिए टूट पड़े। दोनों में खींचातानी के कारण पानी नीचे लुढ़क गया। उनके मुखों पर एक क्षण निराशा का भाव रहा। दूसरे क्षण ही वे परस्पर विद्वेष से उबल उठे। लपाट पेट भरने की कोशिश की, एक दूसरे से जूझ पड़े। उनकी चीखों एवं चिल्लाहटों से सारा जनसमूह भयभीत हो गया। खाना भी मिट्टी में मिल गया। लगता है वे परस्पर एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई हैं। मल युद्ध करना शुरू कर दिया। एक ने दूसरे को गिरा दिया, फिर मुष्टियुद्ध शुरू हो गया। जंगली जानवरों की तरह एक ने दूसरे को जगह जगह काट खाया। पहले सारंग ने दूसरे की आंखों को अपनी उंगलियों से उखाड़ दिया। दूसरे ने पहले के गले को काट डाला। फव्वारे के समान रक्त फूट पड़ा। दोनों हाथ पैर मारते हुए जमीन पर गिर गए। थोड़ी देर दोनों सारंगों में छटपटाहट बनी रही और फिर हमेशा के लिए ठंडे पड़ गए। राजसेवकों ने उन लाशों को निकाल बाहर फिंकवा दिया। आम दर्शकों से बढ़कर राजवंश ने इस दृश्य से अत्यंत आनंद का आस्वादन किया। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि कुल्हड़ भर पानी के लिए और छोटे से बर्तन में रखे भोजन के लिए ये गुलाम अपने प्राण तक न्यौछावर कर देंगे। उन्हें ये भी समझ में नहीं आया कि वे लोग ऐसा क्यों करेंगे। तीसरे दृश्य ने राजवंशजों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। रंगमंच के बीचों बीच अग्नि रखी गई है। ज्वालाएं उठ रही हैं। अग्नि के कण दूर दूर तक गिर रहे हैं। एक बलशाली एवं हृष्ट-पुष्ट सारंग को रंगमंच पर लाया गया है। उसका बलिष्ठ शरीर धूप में चमक रहा है। राजसेवकों की चाबुक की मार से शरीर के कुछ स्थानों पर चमड़ा फट गया है। रक्त बह रहा है। सारंग अग्नि से डरते हैं। शायद इसीलिए उस बलवान ने रंगमंच पर आने से इनकार किया हो। परंतु किसे चाहिए उसका अस्वीकार। उसके अस्वीकार को कौन मानेगा। वह मानव भी तो नहीं है। वह मात्र एक जंगली जानवर है। गुलाम है, सच्चा गुलाम। एक राजसेवक ने लकड़ियां हिलाईं। ज्वालाएं और अधिक धधक उठीं। बाकी ने उस गुलाम को ज्वालाओं की ओर जाने के लिए विवश कर दिया। वह नहीं जा रहा है। दूर रहने की कोशिश कर रहा है। भय के कारण ज्वालाओं के चारों ओर फिर रहा है। चिल्ला रहा है। दर्शकों से रक्षा करने की प्रार्थना कर रहा है। कितना अच्छा दृश्य है। राजवंश के लोग इसीलिए गदगद हो रहे हैं। इसकी यातनाओं को देखकर ऐसे हंस उठे कि उनके पेट में बल पड़ गए। निगुड़ा, आग से इतना क्यों डरता है। राजसेवकों को विश्वास नहीं हुआ कि सभी लोगों ने, विशेष रूप से राजवंश के लोगों ने, इस दृश्य को बहुत ही आनंद के साथ देखा होगा। ये सेवक हर क्षण अपने राजाओं की आंखों में असंतृप्ति की भावना देखते हैं। आज भी उनके राजाओं की आंखों में वही असंतृप्ति की भावना दिखाई दे रही है। गुलाम को ज्वालाओं के निकट घसीट दिया गया। दुगुनी शक्ति से वह आकृति पीछे हटाई। ये राजसेवकों के लिए कितना अपमान है। एक गुलाम आज्ञा का उल्लंघन करे। 4 राजसेवकों ने हाथों में चाबुक लिए। गुलाम के शरीर का चमड़ा उधेड़ा जा रहा है। रक्त पानी की तरह बह रहा है। गुलाम भयानक रूप से चिल्ला रहा है। कुछ दर्शक उसके चिल्लाहटों से डर गए हैं। एक राजसेवक ने निशाना बनाकर उसके मुख पर चाबुक फेंक दे मारा। गुलाम गठरी की तरह जमीन पर गिर पड़ा। मुख को दोनों हाथों से छिपा लिया। फिर वहीं पर एक और प्रहार, फिर और एक, उसकी उंगलियां पिस गईं। गुलाम ने अपने हाथ निकाले। उसका मुख रक्त से सिक्त एक गंध सा बन गया। ये भी पता नहीं चल रहा है कि नाक कहाँ है, कान कहाँ है। वह एक ही मांस खंड जैसा बन गया। रक्त बहने से आंखें बंद हो गई हैं। गुलाम फटी हुई अंगुलियों से खून को पोंछ ले रहा है, फिर भी आंखें खोल नहीं पा रहा है। किसी चीज को देखने की तत्परता से उसने आई हुई दिशा की ओर देखा, और एक मार चमड़े से बाहर आकर एक लाल मांस खंड झांक रहा है। गुलाम चिल्लाया नहीं। आंखें मलकर उसने और एक बार देखा। उसे अस्पष्टता से दिखाई पड़ा। बहुत जोर से उसने कुछ कहा, और एक मार। अब तक तो वह किसी न किसी तरह सह सका, अब वो सह नहीं सकेगा। भयानक
मार से अगले ही क्षण में गुलाम आग में गिर पड़ा। ज्वालाओं ने उसे घेर लिया। कुछ क्षण के लिए एक आकार उन ज्वालाओं में तड़पता दिखाई पड़ा। लकड़ियां तितर-बितर हो गईं। आग क्रमानुगति से बुझ गई है। गुलाम के जल जाने की दुर्गंध से युक्त धुआं चारों ओर फैल गया है। उस दिन का कार्यक्रम समाप्त हो गया। महोत्सव का आरंभ हो गया।